हाँ तो मेरे 12th वाले स्टूडेंट, ये रहा क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर और ये रहा इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। आप लोग देखते जाओ, पूरे पेपर का मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है। पूरा पेपर मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं और ये जो क्लास होगा ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कि 12th वाले स्टूडेंट्स को ये केमिस्ट्री में 70 में 65 दिलाकर रहेगा। आप लोग बस सॉल्यूशन देखते जाओ, बस इतने सॉल्यूशन पूरे केमिस्ट्री का आज मैं पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है, केमिस्ट्री का पेपर देना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपके केमिस्ट्री का पेपर आएगा और सिर्फ पेपर नहीं, मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूं। अभी मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाया, हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है केमिस्ट्री में 70 में 65 प्लस लेकर आना और हम आपको दिलाकर रहेंगे। और जो स्टूडेंट सोचते हैं सर मेरी केमिस्ट्री कमजोर है, उनको भी मैं स्ट्रॉन्ग बना के रहूंगा। पेपर कोड आप लोग ध्यान से रखना, 365XZ है और इस पूरे पेपर को ध्यान से देखना, कैसा पेपर आएगा सब कुछ मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस दे सकूं। देखो पूर्णांक 70 नंबर, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आप सभी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन आए वहां पे आपको कैलकुलेट भी करना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ये कुछ निर्देश थे भैया। अब हमारा जो मेन पेपर है वो यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको दिए जाएंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ध्यान से समझना, पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, वो टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। एक एक नंबर के आपको 6 नंबर दिया जाएगा। देखो इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे देखो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। देखो क्लास थोड़ा सा लॉन्ग भले ही हो जाए, क्योंकि मैं सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। अब देखो फर्स्ट है एथेन, सेकंड है मेथेन, थर्ड है प्रोपेन, फोर्थ है बेंजीन। भैया हाइलोफॉर्म जो है ये मेथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। हाइलोफॉर्म का मतलब जैसे देखो आपका CHCl3 ये हाइलोफॉर्म है। अगर इसका दूसरा नाम देखें तो क्लोरोफॉर्म है। देखो हाइलो का मतलब हाइलोजन, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हाइड्रोफॉर्म। तो ये किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। देखो मेथेन के, एक कार्बन है यहाँ पे तो मेथेन होगा भैया। तो ये मेथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। ट्राई हैलोजन का मतलब 3 हैलोजन। देखो यहाँ पे Cl हाइलोजन है, ये 3 दिया गया है, Cl3 ट्राई हैलोजन है। ठीक है, ये किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, मेथेन के, क्योंकि ये एक कार्बन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे ही मुझे ये पेपर मिला मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, वायरल पेपर है ये। ठीक है, देखो खा, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। इसमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन या पृष्ठ तनाव। भैया सिंपल सा है, परासरण दाब ये अणुसंख्य गुणधर्म है। आपने चैप्टर 1 विलयन को पढ़ा, विलयन में आपने परासरण दाब पढ़ा होगा, श्यानता नहीं पढ़ा, प्रकाशिक घूर्णन नहीं पढ़ा, पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ये है। ठीक है, चलो गा वाला देखो, ध्यान से समझना, जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में है सारे के सारे वायरल क्वेश्चन है। देखो गा, फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन है, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरेसीन का, एसिटाल्डिहाइड का। देखो फॉर्मेलिन जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को ही हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, घा वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना। घा वाला, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, अगर आप लोग वेग स्थिरांक मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
फर्स्ट है बढ़ेगा, सेकंड है घटेगा, थर्ड है अपरिवर्तित रहेगा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक जो है बेटा वो बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। अंगा नंबर देखो, ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। मतलब ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है, कौन सा एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है? इन्वर्टेस, जाइमेज, डायस्टेस या ए सभी? भैया आपका राइट आंसर होगा जाइमेज। देखो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज एंजाइम का यूज किया जाता है। एक नंबर ये भी कंप्लीट। ये देखो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन होगा, लास्ट ऑब्जेक्टिव। कैल्सीफेरॉल कहलाता है, बताइए इसमें से कौन सा विटामिन है जो कैल्सीफेरॉल कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, यहाँ पे विटामिन बी रहेगा शायद, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, विटामिन बी कर देंगे, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन डी। भैया आपका जो विटामिन डी है ना, यही कैल्सीफेरॉल कहलाता है। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के। आपको टोटल इसके लिए 6 नंबर मिल गया। और क्या चाहिए जिंदगी के लिए भाई? अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पूरे पेपर को ध्यान से समझना। अब देखो भैया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी आती है, 2-2 नंबर वाले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 2-2 नंबर के ये हमारे एग्जाम में आते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, 16 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इनको भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे का वाला क्वेश्चन समझो। कॉपर सल्फेट की विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? ये विद्युत रसायन चैप्टर, हमारे चैप्टर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, अगर इसके विलयन में जस्ते की सर, जस्ते का मतलब जो जिंक होता है, ठीक है, जिंक की छड़ अगर आप लोग डालते हैं तो उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो यहां पे इसका आंसर लिखा है, ध्यान से आंसर को आप लोग समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो स्टूडेंट, आंसर कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु कॉपर से ऊपर उपस्थित है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो जिंक धातु जो है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है, जिसके कारण वो कॉपर को उसके लवण विलयन अर्थात कॉपर सल्फेट में से विस्थापित कर देती है। इसी कारण से कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। सिंपल सा रीजन है, 3-4 लाइन का रीजन है, इसको ध्यान रखना कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की छड़ डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु कॉपर से ऊपर है, ठीक है। तो कॉपर, देखो कॉपर सल्फेट में हमारा कॉपर है, ठीक है, तो जिंक कॉपर से ऊपर है, जिसके कारण वो कॉपर को उसके लवण विलयन अर्थात CuSO4 में से विस्थापित कर देता है। मतलब ये CuSO4 जो है ना, इसमें से कॉपर को ये जिंक विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक धातु कॉपर से ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। इसी कारण से कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। चलो हो गया ये क्वेश्चन, 2 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट, 2 नंबर पूरे। ध्यान से समझना, अभी मैं सबका सॉल्यूशन दूंगा, नो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। खा देखो, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, 2 नंबर। भैया रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करो। तो हमें ये 50 सेकंड जो दिया गया है ना, ये अर्ध आयुकाल दिया गया है, क्योंकि 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो ये अर्ध आयुकाल हमें दिया है। वेग स्थिरांक आपको निकालना है। चलो हमें निकालना क्या है, के निकालना है। वेग स्थिरांक हमें दिया है t½ देखो अर्ध आयुकाल को हम t½ से प्रदर्शित करते हैं, ये 50 सेकंड दिया है, ठीक है, ये अर्धायुकाल है। हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। वेग स्थिरांक का फॉर्मूला एक होता है t½ के पदों में
K इक्वल टू 0.6932/T½ यही फॉर्मूला होता है अर्धायुकाल के पदों में प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो K इक्वल टू 0.6932/T½ के जगह पर 50 रखेंगे, क्योंकि T½ हमारा अर्धायुकाल है तो हमने 50 रख दिया। अब एक काम करो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, देखो K इक्वल टू 0.6932 है, नीचे 50 को हम 5 × 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे 50 लिखो, चाहे 10 × 5 लिखो, ये भी 50 होगा। अब K इक्वल टू देखो, अगर आपको ये दशमलव जो है 6 के बाद लेकर आना है, मान लीजिए ये दशमलव जो है वो 6 के बाद आपको लेकर आना है, तो एक काम करना होगा, मैं थोड़ा सा पहले समझा दूं। यहाँ पे 0.6932 ये तो आपका है ही, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये तो लिखा ही है। अब इसको देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, इस दशमलव को हम इधर लाना चाहते हैं, तो 6.932 अपान नीचे 5 × 10 आपका ऑलरेडी है, इंटू देखो जब आप इस दशमलव को एक अंक इधर लाओगे तो 10 के पावर -1 से इसका गुणा होगा। देखो इस दशमलव को आप एक अंक इधर लेकर आ रहे हो तो 10 के पावर -1 से गुणा हो गया। अब देखो 6.932 गुणे 10 के पावर -1 ऊपर है ऑलरेडी, और नीचे से 10 ऊपर चला जाएगा। देखो नीचे 10 प्लस में है, इसके ऊपर 1 होता है, प्लस में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 10 के पावर -1 ये भी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे 0.6932/5 × 10 था, ठीक है, हमने इस दशमलव को 6 के बाद हम ले आए, तो 6.932 अपान 5 × 10 नीचे था ही, और ये क्या हो जाएगा, जब आप एक अंक इधर आएंगे तो 10 के पावर -1 से गुणा होगा। ठीक, अब 10 के पावर -1 आपका ऑलरेडी है, ये 10 के पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, 6.932 अपान 5, ये 5 इसके नीचे कर देंगे, 10 के पावर -1 और -1 मिलकर -2 कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 1 जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो 10 के पावर -2 हो गया। ठीक है, अब ये आप लोग 6.932 अपान 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.38 आएगा, तो 1.38 गुणे 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है, कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, नीचे 50 लिखना है और इसको गुणा भाग करके आपको फाइनली आंसर ले आना है। चूंकि ये सेकंड में दिया गया था हमें T½ तो हमारा आंसर सेकंड में आएगा, अगर मिनट में दिया जाता तो अलग होता। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा, एक एक को हम कंफर्म करते हुए चलेंगे। ठीक, ये भी 2 नंबर कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई। आप लोग अगर रासायनिक बलगतिकी के सारे न्यूमेरिकल को पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना रासायनिक बलगतिकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर। मैंने एक ही क्लास में पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बता दिया, जो आने वाले इस बार 4 से 5 न्यूमेरिकल को मैंने एक ही क्लास में बता दिया है। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर जिसमें भी वो आए 4 नंबर में, तो जाकर उसको जरूर देख लेना मेरे स्टूडेंट, सर्च करके आप लोग देख लेना। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद देखो कोलरॉस का नियम लिखिए। कोलरॉस का नियम भाई कितनी बार मैं बताऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो बताना तो है ही। देखो कोलरॉस का नियम, कोलरॉस लॉ, ठीक है, ये है क्या, देखो कोलरॉस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो है लैम्डा इनफाइनाइट m, ठीक है, अनंत तनुता पर, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, इसीलिए मैंने इसको लैम्डा m इनफाइनाइट लिख दिया है। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट m अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टियों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। मतलब सिंपल सा है, जैसे आपका मैंने ले लिया HCl विद्युत अपघट्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तो हमने इसकी मोलर चालकता जो ली, मतलब इस HCl की, ठीक है, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी, देखो HCl का अगर विद्युत अपघटन होगा तो ये H+ और Cl- आयनों में टूटेगा। ठीक है, तो इसकी जो मोलर चालकता है उसके धन आयन की मोलर चालकता और ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यही है भैया कोलरॉस का नियम, बहुत सिंपल है। मतलब किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, देखो HCl आपका विद्युत अपघट्ट है, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो है वो इसके धन आयन और इसके ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। देखो दोनों का योग है, बस सिंपल सा है, कुछ खास इसमें था नहीं तो कुछ ज्यादा हम बताएंगे नहीं। चलो 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। देखो क्या है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए
कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं? भैया हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन चैप्टर का क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो मैंने बताया ही था CHCl3, इसको प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाना है तो कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं? 2 नंबर देखो, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में आप रख सकते हैं। अगर आपको क्लोरोफॉर्म को वायु एवं प्रकाश से बचाना है तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर तथा 1% C2H5OH की कुछ बूंदें मिलाकर रखना चाहिए। मतलब कई प्रकार से आप रख सकते हैं, चाहे उसको रंगीन बोतल में रख दें, चाहे काले कागज में लपेट कर रख दें, चाहे 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रख दें, वो भैया प्रकाश एवं वायु के संपर्क से बच जाएगा। बस सिंपल सा है, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। चलो ये हमारा 4 क्वेश्चन था 2-2 नंबर का, 8 नंबर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी 4 क्वेश्चन और हैं 2-2 नंबर वाले, क्योंकि मैंने बताया था 16 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं मेरे स्टूडेंट। तो अब इसको देखते हैं। तीसरे का आंसर समझेंगे, टेंशन मत लो, सबको जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। अब देखो तीसरे का उपसह संयोजक यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बर्नर सिद्धांत देखो स्टूडेंट, मैं पहले ही बता देता हूं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको 2 नंबर में बता रहा हूं ना, हो सकता है ये 3 नंबर में भी आ जाए, और ये जो बर्नर सिद्धांत है ये 4 नंबर में भी आता है। तो ये 2, 3, 4 किसी भी नंबर में आ सकता है, लेकिन हमें नंबर पे क्या ध्यान देना, हमें टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना। अगर आपको टॉपिक अच्छे से पता है ना, नंबर तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे भाई, नंबर तो मिलना ही है आपको, चाहे वो 3 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, हमें टॉपिक पता है, हम लिख देंगे। तो उपसह संयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं देखो, मैंने अच्छे से लिख दिया है। वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं निम्न है, कुछ उन्होंने दिया था 4-5 जो भी अभिधारणाएं, पहले इसको पढ़ो, बस ऐसे पढ़ लो काम हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो और बेटर रहेगा। देखो ध्यान से पढ़ो, 4 नंबर में भी आता है। देखो, उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। मतलब इन्होंने बताया वर्नर जी ने कि जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं, इसमें जो केंद्रीय धातु या आयन होता है वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, ठीक है। फर्स्ट है प्राथमिक संयोजकता और सेकंड है द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन क्या है? तो देखो एक मैं ले लेता हूं उपसह संयोजन यौगिक K4FeCN6, ठीक है, FeCN6 ये आपका एक उपसह संयोजन यौगिक है। इसमें देखो केंद्रीय धातु जो लिगैंड से डायरेक्टली जुड़ा हो वही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। तो यहाँ पे Cn- आपका लिगैंड है, मतलब Cn जो है ये लिगैंड है, Cn- इसको कहते हैं, और Fe जो है यही है भैया केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, जो Fe है, ठीक है। जो आयरन इसमें है ये केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन है। तो उन्होंने कहा कि उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। ये जो Fe है ना, ये 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करेगा, एक है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। देखो अब देखो दूसरा इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, ध्यान से समझो। दूसरा, धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकताओं और द्वितीयक संयोजकताओं अर्थात दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। जो केंद्रीय धातु होता है ना, इसमें अपनी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं, ठीक है। जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो ऋणावेशित परमाणुओं अथवा समूहों द्वारा संतुष्ट होगी। द्वितीयक संयोजकताएं विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। कुछ है नहीं इसमें, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तीसरा देखो, प्राथमिक संयोजकताएं आयननीय और द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती हैं। मतलब प्राथमिक संयोजकता जो होगी वो आयननीय होगी, आयन के रूप में भी होगी, ठीक है, और द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती हैं, मतलब आयन के रूप में नहीं होती हैं। चौथा, 4-5 स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया सबको मैं बता देता हूं, अगर वर्नर सिद्धांत आता है डायरेक्टली लिख दो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नर सिद्धांत, इसको जरूर समझ लेना एक बार, ठीक है। चलो 4 नंबर, धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या साधारणतया एक निश्चित संख्या होती है। किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या
कहलाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि धातु द्वारा प्रदर्शित जो द्वितीयक संयोजकता होगी उसकी संख्या साधारणतया एक निश्चित संख्या होगी। द्वितीयक जो संयोजकता है उसकी संख्या एक निश्चित संख्या होती है। किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। केंद्रीय धातु से सीधे परिबद्ध परमाणुओं या समूहों की संख्या उसकी द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या अर्थात उपसह संयोजन संख्या होती है। धातुओं की उपसह संयोजन संख्याएं जो है ना वो प्रायः 2, 4 या 6 होती हैं। 8, 10 या 12 की उपसह संयोजन संख्याएं दुर्लभ होती हैं। मतलब धातुओं की जो उपसह संयोजन संख्या है वो ज्यादातर 2, 4 या 6 होगी। 8, 10 और 12 की उपसह संयोजन संख्याएं ज्यादातर नहीं पाई जाती। पांचवा, धातु की द्वितीयक संयोजकताएं धातु की चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होती हैं। तो आपको करना क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना है, सुबह उठकर इसको पढ़ना है ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वर्नर सिद्धांत हमारे उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे 3 नंबर, 4 नंबर या 2 नंबर, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। तो इसको पढ़ लो जरूर से, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। चलो, ये 2 नंबर यहाँ पे 2 नंबर में मैंने लिया था, तो ये 2 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलो खा वाला देखते हैं भैया। खा वाला क्वेश्चन देखो, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। ये अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। 2 नंबर का आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो मैंने आपको नेम्ड रिएक्शन पहले भी पढ़ाया, चाहे आप विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया को ले लें, स्मिथ अपक्रिया, कैनिज़ारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, कार्बिल-एमीन अपक्रिया, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना सबको मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, जाकर सर्च कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है वो। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। देखो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, इसको समझते हैं, सिंपल सा है, कुछ है नहीं। देखो, किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाता है। मतलब कोई धातु एल्कोक्साइड ले लो, उसकी एल्किल हैलाइड के साथ उसको गर्म कर दो, ईथर मिल जाएगा आपको, इसी को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहेंगे। एग्जांपल देखो, धातु एल्कोक्साइड में आप सोडियम एथॉक्साइड ले सकते हैं, वही चीज है। सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब एथिल आयोडाइड, एल्किल हैलाइड की जगह पर हम एथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर बनाना, इसका एग्जांपल है। देखो ये है आपका सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, ये सोडियम एथॉक्साइड है, यानी कि धातु एल्कोक्साइड है। इसकी हमने अभिक्रिया कराई एल्किल हैलाइड से, यानी कि एथिल आयोडाइड हमने ले लिया, इसको कर दिया भैया गर्म। देखो इसको हीट मैंने किया, गर्म किया। ठीक है, तो हमारा बना क्या, ध्यान से समझो। देखो यहां पे बना C2H5, देखो ये C2H5 है, O हमने ले लिया, C2H5O ले लिया। ठीक है, फिर यहां से C2H5 हमने ले लिया, देखो C2H5। ठीक है, तो C2H5O C2H5 जो है यही है डाई एथिल ईथर, और प्लस बचा क्या, देखो Na बचा और I बचा, क्योंकि ये C2H5 इसके साथ जुड़ गया है तो सोडियम आयोडाइड बचा। यही है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। देखो सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया हमने एथिल आयोडाइड के साथ कराई तो हमारा डाई एथिल ईथर बन गया भैया, यही तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है। तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और इसको समझ सकते हो, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अभी हमें और पेपर को सॉल्व करना है तो हम थोड़ा 5G की स्पीड में चलेंगे, 4G वाला जमाना गया। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा पेपर लगभग अप्रॉक्स सॉल्व करना है। ठीक है, आगे आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, बस वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जितना ज्यादा हो सके, ताकि आपको क्लास रेगुलर मिल सके। गा वाला देखो, आंतरिक या फिर अंतः संक्रमण तत्व क्या है। आंतरिक संक्रमण तत्व या इसी को हम अंतः संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, ये क्या होता है। देखो ये रहा आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व। अगर आंतरिक संक्रमण तत्व आता है तो भी आप यही लिखेंगे, अगर अंतः संक्रमण तत्व आता है तो भी आप यही लिखेंगे, दोनों सेम है। देखो जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षकों में प्रवेश करता है वे आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी कि मेनली हम जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं ना
उन्हीं को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते थे, वैसे एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व बोलेंगे। तो देखो, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में प्रवेश करता है वे आंतरिक या फिर अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक यानी कि एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। बस इतना सा आप लिख दीजिए, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। अब देखो घा वाला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है हमारे विलयन चैप्टर का, और इसको अब हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 2 नंबर 3 नंबर सब में ये पूछा जाता है, तो इसको मिस मत करना स्टूडेंट। देखो ध्यान से समझो, एक अवाष्पीय पदार्थ या एक अवाष्पशील पदार्थ भी आप कह सकते हैं, पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। मतलब आपको एक अवाष्पशील पदार्थ दिया गया है कि 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। अब बताइए इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है, आप लोग पहचान सकते हैं। देखो 2.5 ग्राम है, ये विलेय होगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और 100 ग्राम बेंजीन है, इसकी मात्रा ज्यादा है, ये विलायक होगा। इसको जब घोला गया दोनों को, तो क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। ठीक है, बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 दिया गया है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। चलो इसका आंसर लिखते हैं यहां से। देखो विलेय का भार हमें दिया गया, देखो वही न्यूमेरिकल मैंने यहां पे भी लिखा है। विलेय का भार दिया गया है स्मॉल w से, इसको डिनोट करेंगे। ये 2.5 ग्राम दिया गया है, देखो 2.5 ग्राम, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। विलायक का भार w जो है ये हमें दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। देखो 100 ग्राम बेंजीन में हमने घोला है, 100 ग्राम है। क्वथनांक में उन्नयन, देखो क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी कितना हुआ, 0.4 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये क्वथनांक में वृद्धि है। फिर हमें दिया गया है बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम डिनोट करते हैं केबी से, इसको हम केबी से प्रदर्शित करते हैं। ये 2.67 है। हमें अणुभार निकालना था, हमें एम निकालना है, चलो निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है क्वथनांक का उन्नयन का, डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला है 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको यहाँ पे अणुभार निकालना है भैया, तो एम को यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो एम इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, एम इक्वल टू 1000 आपका इतना ही रहेगा। केबी की वैल्यू ऊपर देखो ये 2.67 है, हमने रख दिया 2.67। स्मॉल डब्ल्यू है 2.5 ग्राम, चलो इसको भी मैंने लिख दिया 2.5 ग्राम अपान डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.4 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 0.4 लिख दिया, गुणे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 100 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट देखो यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव है, तो इसको अगर आप लोग 100 से गुणा करेंगे, जैसे 1000 है, ठीक है, इसको 2.67 को 100 से गुणा कर दो तो 267 हो गया, ये दोनों दशमलव हट गया। ठीक है, अभी यहाँ पे 10 है, तो 2.5 को हम 10 से गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा। मतलब इन तीनों जीरो को इन दोनों ने एडजस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि 2 दशमलव इसका हट गया, एक इसका हट गया। ठीक है, अपान 0.4 गुणे 100 है, तो भैया जब 0.4 को 100 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा, आ गया। अब 267 को 25 से गुणा करोगे तो 6675 आएगा, अपान नीचे 40 है। जब 6675 को 40 से डिवाइड करोगे तो 166.875 आएगा, तो यही अणुभार होगा m इक्वल टू 166.875 ग्राम प्रति मोल। बस यही हमारा अणुभार हो जाएगा। तो कुछ था नहीं स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल था, हमने सॉल्व कर दिया, जो था वो था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। चलो ये 2 चौके 8 नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया भैया। हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न अब समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे की तरफ। ये देखो अब 3-3 नंबर वाले हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, आपको 12 नंबर इसके लिए मिलेगा। ठीक है, चलो 4 नंबर 4 का देखो क्या है।
ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हमें 60 मिनट दिया गया है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? 3 नंबर का पूरे है भैया, इसको समझते हैं। चलो, यहां पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? तो देखो, हमें अर्धायुकाल दिया गया है टी हाफ, ये 60 मिनट दिया है, हमने लिख दिया। पहले आप लोग टी हाफ से वेग स्थिरांक निकाल लेंगे के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है, मतलब टी हाफ के पदों में, वो होता है k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, मैंने बताया ही था। तो k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ की जगह पे 60 रखेंगे। जब आप 0.6932 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपका k जो आएगा वो 0.01155 मिनट इनवर्स आएगा, क्योंकि मिनट में आपका अर्धायुकाल दिया गया है तो मिनट में ये आंसर आएगा। लेकिन अभी आंसर कहां आया भैया? हमें तो ये निकालना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो चलो, अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसी से निकलेगा कि 90% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला होता है वेग स्थिरांक का, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। इसी से हमें समय निकालना है। अब ए क्या है? देखो, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ए माइनस एक्स है टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो देखो, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए जो है वो 100 है। भैया ए के जगह पर हम 100 रखेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था ना तो सांद्रता 100 थी, 100% थी, तो हमने 100 रख दिया, ठीक है। टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? ए माइनस एक्स होगी। मतलब आपका कितने परसेंट भाग आपको निकालना है? 90% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो आपको करना क्या है, यहां पे प्रारंभिक सांद्रता ए में से 90 को घटा देना है, क्योंकि 90% कितने समय में पूर्ण होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर 80% पूछा जाता आप 100 में से 80 घटा देते, 70% पूछा जाता 100 में से 70 घटा देते, तो 100 माइनस 90 हो गया। तो ए माइनस एक्स इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि ए की वैल्यू 10 आई, ए माइनस एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू 100 है, ए माइनस एक्स की वैल्यू 10 है। अब देखो, यहां पे हम वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लगाएंगे, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, वही ऊपर वाला फॉर्मूला। अब देखो, k की वैल्यू तो मैंने निकाल ही लिया था, यहाँ पे ऊपर देखो 0.01155, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.01155। 2.303 अपान टी लॉग ए की वैल्यू 100 है और a माइनस एक्स की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो 10 है, तो 100 अपान 10 कर दिया। इसको कट करेंगे तो ये 10 आएगा। चलो, इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखो, आप कहेंगे सर जी आपने सॉल्व कर रखा है। देखो भैया, हमने आपको पहले ही बताया कि रासायनिक बलगतिकी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सब में पहले भी आपको बता चुका हूं, सर्च करना पूरा न्यूमेरिकल मिलेगा। अब देखो, ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, यही वाला कैसे हम लिख सकते हैं, देखो ये वाला क्या करेंगे हम लोग, देखो इस 0.01155 को हम यहां पे ले आएंगे टी के जगह पर, और टी को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें टी निकालना है, ठीक है। तो टी को इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा टी इक्वल टू 2.303 अपान 0.01155 इंटू लॉग 10। 100 में से 10 हमने डिवाइड किया था तो ये 10 आया था, ठीक है। चलो, चूंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है भैया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 2.303 अपान 0.01155 रहेगा। log 10 की वैल्यू तो 1 हो गई। अब 2.303 को जब आप 0.01155 से डिवाइड करेंगे तो आपका 199.39 आएगा, ठीक है। ये समय आ गया t इक्वल टू 199.39 मिनट। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अगर 60 मिनट है तो 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, आधे घंटे की हमारी क्लास हो चुकी है। पूरा पेपर एक ही क्लास में सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है भाई, 2-3 घंटे की क्लास बन जाएगी। तो ऐसे ही मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा, अलग अलग क्लासेस में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसका सॉल्यूशन भी पूरा आपको दे दूंगा, ठीक है। देखो, अब हम आगे का सॉल्यूशन अभी तो नहीं बताएंगे क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी। चलो
1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 155 है, इसको 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए 3 नंबर। भैया इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोग जाना यूट्यूब पर सर्च करना, विलयन चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना, क्योंकि बार बार वही चीज बताना ठीक नहीं लगता। देखो गा नंबर देखो, विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, मतलब विद्युत वाहक बल की आपको गणना करनी है। देखो Zn +2 1m Cu2 जबकि यहाँ पे आपको दिया गया है E0, ठीक है, ये आपको दिया गया है, और ये आपको ये सब दिया गया, ठीक है। इसकी सांद्रता भी 1 लीटर दी गई है, ये न्यूमेरिकल आता है, इस न्यूमेरिकल को भी मैंने सॉल्व करा दिया है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, आपको क्लासेज मिलेंगी 1-1 घंटे की, 50-50 मिनट की, उसको देख लोगे, ये सब मैंने सॉल्व कराया। घा देखो, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए, ये भी मैंने आपको करा दिया है, जाकर सर्च करना, मिल जाएगा उसी क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो ये 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन थे, 12 नंबर आपको मिल गया। ऐसे अब आते हैं 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पर, ये भी 4 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 नंबर के, 16 नंबर आपको मिलेगा। और इसमें जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे हाई रेटेड है। देखो 5 नंबर, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। भैया रासायनिक बलगतकी चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल है सब सॉल्व कर लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा बाबू, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे विलयन चैप्टर भी है, उसके भी सारे न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व कर लेना है। गा देखो, खा हाइलोएल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN1 तथा द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN2 की क्रिया विधि उदाहरण सहित समझाइए। SN1 और SN2 रिएक्शन हमारे चैप्टर 6 हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन में बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप रेटेड है, इनको बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं पहले बोल देता हूं, पहले ही दे दूं वार्निंग, पढ़ाई चलेगी सिंस नाइट इन द मॉर्निंग। चलो गा वाला देखो, संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भैया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, BBT, कई नाम है इनके, इसकी संक्षेप में व्याख्या करनी है। उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर में 2 टॉपिक ऐसे हैं, 2-3 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिगैंड, एक वर्नर सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, एक संयोजकता आबंध सिद्धांत जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। घा देखो, ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार की यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। 4 नंबर। भैया ल्यूकास परीक्षण मैंने आपको बताया है, ठीक है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक होगा, ठीक है, उसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर सर्च करना, सारे क्लासेज आपको मिलेंगे। सबको मैंने अलग अलग क्लासेज में प्रोवाइड कराया है, कुछ को मैंने एक ही क्लासेज में प्रोवाइड कराया है, मैराथन क्लासेज आपको दिया है, नहीं देख रहे हो गलती आपकी है। चलो ये 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए भैया, 16 नंबर मिल गया। ल्यूकास परीक्षण हम एल्कोहल को पहचानने में करते हैं, इसका यूज मतलब प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर भैया, टोटल 20 नंबर के ये आते हैं, इनको बिल्कुल मिस मत करना। देखो क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो एथेनॉल C2H5OH, इसको बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन आपको करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर पे आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते ही आते हैं, तो इनको बिल्कुल मिस मत करना। दूसरा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत स्पेशल है। देखो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखिए। देखो भैया आपके जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो ज्यादातर आपके सेकेंड केमिस्ट्री से ही आते हैं, चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक, क्योंकि इसी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर हैं, ठीक है। एक और भी क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, ये क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखें। एक एक नंबर का आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, केवल केमिकल रिएक्शन आपको बताना है कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया होती है तो क्या बनेगा। आपको अभिकारक दिया गया है, प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा, उत्पाद। दूसरा, एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसुत किया जाता है तो क्या बनेगा। तीसरा, एक एक नंबर का है, आपको सिर्फ रिएक्शन देना है।
बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपकृत करते हैं, क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, क्या बनेगा? मेथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपकृत किया जाता है, तो क्या बनेगा? 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के, आपको 5 नंबर मिलेगा। सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन देना कि आखिर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। चलो, नहीं पता तो अथवा लगाए भैया। ये कैसे प्राप्त करोगे का रिएक्शन आएगा, दोनों आते हैं, जो आपको करना चाहे वो कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। इसमें आपको रिएक्टेंट भी दिया रहेगा, प्रोडक्ट भी दिया रहेगा, आपको बताना है कैसे प्राप्त करेंगे। देखो, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन और बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब रिएक्शन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप्स के रिएक्शन मैं लेकर आऊं, तो आप लोग कमेंट करना, सर आप केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की क्लास लाइए, तो मैं ले आऊंगा भाई। आप बुलाएंगे, हम आएंगे फटाफट। चलो, 7वां, इसका का भी तो 2 क्वेश्चन हुआ है भाई। 7वां क्वेश्चन, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। HCHO जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको बनाने का वर्णन कीजिए। इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। 5 नंबर, मतलब प्रयोगशाला में हम फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे और इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे कराएंगे, ये आपको बताना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है। एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिलेमीन C2H5NH2, ठीक है, एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है। वर्णन कीजिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। जैसे क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ एथिलेमीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और नाइट्रस अम्ल के साथ। चलो, ये भैया आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे भाई, ये नहीं पता तो आप ये कर सकते हैं। देखो, खा, एक एक करके मैं सबको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। जैव अणु चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और जैव अणु चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर है, इससे भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न काफी ज्यादा आते हैं। 5 नंबर का अथवा लगाए, नहीं पता तो आप ये करिए। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। 5 नंबर कंप्लीट मेरे स्टूडेंट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारी आज की जो अदालत है वो इस नतीजे पर पहुंची है भैया कि केमिस्ट्री का पेपर आपका ये वायरल पेपर है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। मैंने लगभग 40 से 42 मिनट का क्लास ले लिया आपके लिए, ताकि सॉल्यूशन भी कुछ दे दिया जाए, पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आप लोग जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज और, मैंने आपको बताया 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 16 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 3 नंबर और 4 नंबर वाले मिलाकर हमारे 28 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 20 नंबर के आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो अगर देखा जाए तो टोटल 70 नंबर का पेपर हो गया। इसमें 28 नंबर जो है भैया लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 नंबर और 4 नंबर, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, ऐसे तैयारी करना है आपको। क्लासेस में आपको पहले भी बहुत सारे दे चुका हूं, आगे भी मैं आपको देता रहूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।